स्कूलों को छोड़ दिया बच्चों ने। भाई हमने कहा हम अंग्रेजों का कपड़ा उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने देश का उपयोग करेंगे। लाहौर में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैपिंग में क्वेश्चन आता है। तो हमने पूरे देश को एक देवी के रूप में चित्रित किया। बाहर से कोई व्यापार करने आएगा तो उसको हम अंदर आने नहीं देंगे। कि मजदूरों का जीवन, भाई मजदूरों का जीवन बहुत खराब था, इनको बेरोजगारी का डर था। जय हिंद मेरे चैंपियंस भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे बच्चे कह रहे थे सर शॉर्ट वीडियो लेकर के आइए जिसमें बहुत कम समय में पूरा का पूरा इतिहास रिवीजन करवा दीजिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लाया जाए, और एक ऐसा ही वीडियो है जिसमें हम लोग 2 स्लाइड में एक कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। पहला चैप्टर आपके सामने है भारत में राष्ट्रवाद। अब चूंकि आपके मन में डाउट होगा कि जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद पहला, आप भारत में राष्ट्रवाद क्यों करवा रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग इतिहास के 60% क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं और इसीलिए ये करवा रहा हूं। तो भारत में राष्ट्रवाद आप देखोगे सबसे पहले शुरुआत होगी प्रथम विश्व युद्ध से, जो कि 1914 से लेकर के 18 तक हुआ। अब इसमें आप देखोगे भाई भारी जो है करों में वृद्धि थी, और इसके अलावा जबरन भर्ती, ये सारे इसके रीजन थे जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा। फिर गांधी जी 1915 में आते हैं और सत्याग्रह की शुरुआत भारत में करते हैं। और आप देखोगे शुरुआती आंदोलन कौन कौन से हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ बिहार में, नील की खेती के विरुद्ध। दूसरा आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह जो कि हुआ गुजरात में, और अहमदाबाद सत्याग्रह ये भी 1918 में हुआ, जिसको मिल मजदूर सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। उससे पहले आया था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट का गांधी जी ने विरोध करना शुरू किया तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया। और इसी के एवज में सब लोग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, और वहीं पर वो घटना घटी। अब जब ये घटना घटती है तो गांधी जी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि भाई अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ, 1922 तक चला। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, और आप देखोगे खिलाफत का मुद्दा, ये सारे इसके कारण थे। अब इसके साथ ही आप देखोगे हिंदू स्वराज। गांधी जी का तर्क था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग पर टिका है, और अगर हम अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो उनका शासन टूट जाएगा, इसीलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। साथ ही आप देखोगे मुख्य कार्यक्रम क्या थे, आंदोलन कैसे कैसे चला। तो यहाँ आप देखोगे मेरे भाई सरकारी पदवियों का लोगों ने त्याग कर दिया, स्कूलों को छोड़ दिया बच्चों ने, और अदालतों और विदेशी सामान का जो है बहिष्कार किया। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा कि विदेशी कपड़ों का आयात जो है आधा हो गया। लगभग आप देखोगे 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया। भाई हमने कहा हम अंग्रेजों का कपड़ा उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने देश का उपयोग करेंगे। ये देखते हैं। और वापसी इसके कब हुई? 1922 में आप देखोगे चौरी चौरा की घटना घटती है, और इसके बाद गांधी जी जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आप देखोगे आपके सामने है मेरे लाल, ठीक है। अगला पॉइंट जो है आपके सामने है, और सेकंड अगर पार्ट आप देखोगे तो सविनय अवज्ञा से सामूहिक एकता तक, ठीक है। तो आंदोलन 2 भाग में था। पहला आप देखोगे असहयोग आंदोलन तक 1915 से लेकर के असहयोग तक, और उसके बाद का जो समय है आप देखोगे सविनय अवज्ञा से लेकर के और आजादी तक। तो दूसरा पार्ट देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके बाद ही आप देखोगे 1922 में ये पूरा होता है, असहयोग आंदोलन जो है समाप्त होता है। और 1928 की एक बड़ी घटना है जिसमें जो है साइमन कमीशन, एक जॉन साइमन के अंडर एक कमेटी आती है भारत में, भारत के शासन को चेक करने के लिए कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। उसके बाद पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में आईएनसी का अधिवेशन हुआ लाहौर में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैपिंग में क्वेश्चन आते हैं। नमक सत्याग्रह 1930 में। अब आप देखोगे मेरे लाल कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। ये 24 दिनों की यात्रा थी। इस 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी दांडी में पहुंच करके नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। इसके साथ ही पूरे देश में ऐसा ही किया जाता है और नमक कानून तोड़ा जाता है। और उसके बाद आप देखो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, और इसमें गांधी जी जो है एग्री हो जाते हैं कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो गांधी जी जब जाएंगे वहां पर भाग लेंगे तो वहां पर गांधी जी की मांग और अंबेडकर की मांग अलग अलग थी, ठीक है। तो अंबेडकर की मांग को माना गया पर गांधी जी की मांग को नहीं माना गया, और गांधी जी अंबेडकर दोनों लोग वहां से निराशापूर्ण दृष्टि से वापस आते हैं और वापस आकर के पूना पैक्ट करते हैं, पूना का समझौता। अब इसकी सीमाएं क्या थी? औद्योगिक श्रमिक आप देखोगे और कुछ मुस्लिम संगठनों की जो है सीमित भागीदारी थी। सामूहिक अपनापन पूरे भारत में जागा, मतलब भारत माता की छवि जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई, और इसने क्या किया? सभी भारतीयों को एक किया। तिरंगा आप देखोगे 1921 का स्वरूप जो ध्वज है आप देखोगे तिरंगा समय के साथ बदलता रहा, ये भी पूरे भारतीयों को एक करता है। और लोक कथाएं कई सारी बनी भारत से जुड़ी हुई। और कंक्लूजन क्या निकल के आता है चैप्टर का कि भाई विविध आंदोलनों ने भारतीय को एक सूत्र में बांधा। तो ये पूरा पहला चैप्टर था। अब अगर मैं दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ूं तो दूसरा चैप्टर आप देखोगे राष्ट्रवाद का उदय और उदारवाद। तो भाई सबसे पहले क्रांति की लहर, फ्रांसीसी क्रांति जो कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है, 1789 में हुई। और इसी के साथ में इसी की क्रांति से जन्मा एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन, जो कि 1799 में फ्रांस को लीड करना उसने शुरू किया। 1804 में इसने नेपोलियन कोड शुरू किया। और आप देखोगे जन पर आधारित विशेषाधिकार इसमें नहीं थे।
ठीक है, और ये प्रश्न एमसीक्यू में आता है कि कौन सा अधिकार इसमें से नेपोलियन कोड में शामिल नहीं था। इसके साथ ही आप देखोगे मेरे लाल, अब पूछा जाता है कि कारण क्या है राष्ट्रवाद के उदय का, तो मध्यम वर्ग का उदय। इसके साथ ही आप देखोगे उदारवाद और जालवेराइन। ठीक है, ये जो जालवेराइन हो गया, ये हो गया। शुल्क संघ था 1834 में बना, इसने सभी शुल्कों को समाप्त किया, कम किया। रूढ़िवादी और क्रांतिकारी, इसके साथ ही आप देखोगे वियना संधि। अब वियना संधि हुई तो नेपोलियन ने पूरे फ्रांस की व्यवस्था को बदल दिया था, उस व्यवस्था को एज इट इज स्थापित किया गया। और ड्यूक मेटरनिक, इसका एक कथन फेमस है जहां से क्वेश्चन लगभग हर साल आता है कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को जुकाम हो जाता है। क्लियर है। ऐसे आप देखोगे ज्यूसेप मैत्सिनी, अब इटली का महान क्रांतिकारी था, इसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संस्थानों की स्थापना किसने की, तो आप बताओगे ज्यूसेप मैत्सिनी ने। और क्रांतिकारियों का लक्ष्य क्या था, राष्ट्र राज्यों की स्थापना और राजशाही के लिए संघर्ष करना। क्लियर है मेरे भाई। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी थी। इसी के अगर दूसरे पार्ट की देखो तो भाई उसी उदय के क्रम में हम देखते हैं दो स्थानों का एकीकरण हुआ, दो देशों का एकीकरण हुआ। एक आप देखोगे एकीकरण की प्रक्रिया, पहला है जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण की जो शुरुआत होती है वह आप देखोगे होती है मेरे लाल 1864 में, क्योंकि 1864 से बैटल की शुरू होगी। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो बिस्मार्क द्वारा रक्त और लोहे की नीति अपनाई गई। और इसके साथ ही इटली का एकीकरण, अब इटली के एकीकरण को लीड किसने किया, मैत्सिनी ने किया। ठीक है, अब मैत्सिनी के अलावा इसमें गैरीबाल्डी भी था, इसमें कावूर भी था, ये सारे लोगों ने मिलकर के इटली का एकीकरण संपूर्ण कराया। ब्रिटेन की अगर आप कहानी देखोगे तो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था और 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम का गठन किया गया। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे स्कॉटलैंड को ब्रिटेन ने अपने अधीन किया था। अब बाल्कन क्षेत्र की समस्या की बात करो तो 1871 के बाद तीव्र राष्ट्रवादी तनाव का केंद्र जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, बाल्कन क्षेत्र जो है वो आप देखोगे राष्ट्रवादी का केंद्र बन गया। और इसी की वजह से क्या हुआ, लगभग प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ये पृष्ठभूमि निर्धारित करता है। अब राष्ट्र की कल्पना जो कि लास्ट टॉपिक है। अब भाई लोगों ने क्या किया, सभी देशों को एक मिलाने के लिए राष्ट्र का रूपक दिया। जैसे फ्रांस ने मारियान का रूपक दिया और जर्मनी ने जर्मेनिया का, और हम लोगों ने भारतवासियों ने क्या किया, भारत माता का रूपक दिया। तो हमने पूरे देश को एक देवी के रूप में चित्रित किया। क्लियर है मेरे भाई। अब अगर मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूं, अगले चैप्टर में क्या क्या है और कैसे है, तो भाई अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिल्क मार्ग। तो सिल्क मार्ग था क्या, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का बड़ा केंद्र जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। दूसरा आप देखोगे भोजन, ठीक है, भोजन की यात्रा, कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, भाई जाहिर सी बात है दो स्थानों को आपस में जोड़ना, दो देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो अपने साथ भोजन लेके जा रहा है, अपने साथ कीटाणु लेकर के जा रहा है, सब कुछ। ठीक है, और विजय और बीमारी, तो स्पेनिश विजेताओं ने अमेरिका को जीतने के लिए चेचक, स्मॉल पॉक्स के कीटाणुओं का जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया। अब स्पेनिश आप कह लो या यूरोपीय कह लो, तो जो यूरोपीय लोग थे अमेरिका को जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, चेचक के कीटाणुओं का उपयोग किया था। इधर आप देखोगे तकनीकी और अर्थव्यवस्था, तो तकनीकी की भूमिका, जैसे रेलवे, स्टीम, आप देखो रेलवे हो गया, स्टीमशिप हो गया, टेलीग्राफ, जब इनका विकास हुआ तो इससे क्या हुआ, आप देखोगे इन्होंने व्यापार को आसान बना दिया। जैसे पहले देखोगे मांस का व्यापार हो रहा है तो सीधे जानवर भेजे जा रहे हैं, जब रेफ्रिजरेटर आ गया तो हम अब मांस को भेज सकते हैं और व्यापार आसान हो गया। रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली, जिससे अफ्रीका के 90% जानवर मारे गए। एमसीक्यू का प्रश्न बनता है कि कौन सी बीमारी थी। अनुबंधित श्रमिक क्या होते थे, तो भाई जो अनुबंधित श्रमिक थे ये एक पेपर पर साइन करते थे कि 4 साल के लिए जाएंगे बाहर मजदूरी करेंगे फिर आएंगे, और इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। भारतीय उद्यमी, ऐसा नहीं था कि हमारे भारत से सिर्फ विदेश में जो है मजदूर ही जाते थे, भारत के कुछ ऐसे उद्योगपति भी थे जो बाहर जाते थे, अपना कामकाज करते थे। और 19वीं सदी के प्रवाह की बात करो तो 19वीं सदी में 3 तरीके का प्रवाह हमें देखने को मिलता है, और यहाँ से शॉर्ट में क्वेश्चन बना हुआ है मेरे लाल। ठीक है, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और मजदूर का प्रवाह, मतलब एक दूसरे जैसे व्यापार करना, व्यापार का प्रवाह कहलाता है। श्रम का प्रवाह, यहाँ के लोग दूसरे जगह जाकर के काम करते हैं तो श्रम का प्रवाह है। और आप देखोगे लास्ट में है पूंजी का प्रवाह, जब यहाँ के लोग वहां जाकर के पैसा खर्च करते हैं तो वो पूंजी का प्रवाह होता है। क्लियर है मेरे भाई। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर आपके सामने होगा। इसी चैप्टर का आप देखोगे, इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको मिलेगी महामंदी और आधुनिक वैश्वीकरण। अब महामंदी क्या थी भाई, हेनरी फोर्ड कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति अपनाई, जिससे उत्पादन बढ़ा और आप देखोगे लागत कम हुई। प्रथम विश्व युद्ध या पहला औद्योगिक युद्ध था जिसमें टैंकों, हवाई जहाजों इत्यादि का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही आप देखोगे महामंदी 1929 के समय में कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हो गया और अमेरिका ने जो भी ऋण दिया था पूरे विश्व को वापस मांगना शुरू कर दिया, इससे महामंदी आ गई। ठीक है, और आप देखोगे भारत के निर्यात और आयात में भी भारी गिरावट आई। अगर हम बात कर ले विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, तो जब ये देखा कि हमने महामंदी आ गई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, चौपट हो गई है, तो किया क्या गया मेरे लाल, 2 संस्थानों की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना 2 संस्थानों की स्थापना की गई। पहला संस्थान था आप देखोगे IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक। और कब स्थापना की गई, 1944 में, याद रखना।
अब भी औपनिवेशीकरण क्या था, पहले तो देखोगे एक देश क्या करता था, दूसरे देश पर कब्जा करता था, वहां से कच्चा माल प्राप्त करता था और निर्माण करके वस्तु का वहीं पर बेचता भी था। तो जब किसी स्थान का उपयोग हम लोग कच्चे माल के स्रोत के रूप में और बाजार के रूप में भी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर उसे मेरे लाल हम लोग कहते हैं, ठीक है, वैश्वीकरण। इसके साथ ही आप देखोगे G77 और NIO जिनकी स्थापना की गई। और वैश्वीकरण था क्या, चीन और अन्य देशों में आप देखोगे वेतन वाली नौकरियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ और ये भी एक वैश्वीकरण का ही जो है कदम था। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर आपको मिलेगा आदि औद्योगिकरण और मजदूरों का संघर्ष। अब इसमें आप देखोगे मेरे लाल सबसे पहली तो टर्म है आदि औद्योगिकरण। क्या है, बड़े किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर मशीनों का ना प्रयोग करें, अगर हाथों से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को ब्रिटेन में आदि औद्योगिकरण कहा गया। गिल्ड्स क्या होती थी, आप ऐसे कह लो कि शहरों में प्रभावशाली संगठन जो नए लोगों को काम करने से रोकते थे, इसलिए व्यापारी गांवों की ओर मुड़े। कहने का मतलब है शहर में व्यापारी जितने लोग हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, समूह बना रखा है, बाहर से कोई व्यापार करने आएगा तो उसको हम अंदर आने नहीं देंगे। तो जो नए व्यापारी आते थे वो गांव में जाते थे, शहर में नहीं। ठीक है। अब मशीनों का बनाम हाथ, अब देखो जब मशीनों का आविष्कार किया गया ना तो जो लोग हाथ से काम करते थे, जो मजदूर थे, इन्होंने विरोध किया। इनको डर था अगर मशीनें आ गई तो इनका काम छिन जाएगा। तो इसमें देखोगे आप हाथ के श्रम को प्राथमिकता देते थे। अब ब्रिटेन के लोग जो थे वो हाथ से बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम लगती थी। ठीक है। आगे आप देखोगे मजदूरों का जीवन, भाई मजदूरों का जीवन बहुत खराब था, इनको बेरोजगारी का डर था। और जब स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि इस मशीन को ना लाया जाए वरना इनका काम चला जाएगा। आगे आप देखोगे मेरे भाई श्रम की अधिकता, शहरों में काम की तलाश में आए लोगों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। ठीक है। और काम जल्दी मिलती नहीं थी। और जिन लोगों को काम मिलता था ना, कोई जान पहचान का अगर आपका शहर में है तो काम मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मौसमी रोजगार क्या है, जब आपको किसी मौसम में रोजगार मिले, किसी मौसम में रोजगार ना मिले तो ऐसी स्थिति को मौसमी रोजगार कहते हैं। और सुधार कब किया गया, 1840 के बाद शहरों में आप देखोगे निर्माण कार्यों से रोजगार के नए अवसर बढ़े। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम लोग भारतीय बुनकर और वस्तुओं का बाजार। तो इसे ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट। अब भाई इसमें क्या है, भारतीय कपड़ा और उपनिवेशवाद, बुनकरों का नियंत्रण। अब कपड़े का उत्पादन कौन करेगा, बुनकर करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जितने भी बुनकर थे इन पर नियंत्रण किया हुआ था और इनके नियंत्रण के लिए गुमास्ता की नियुक्ति की थी। गुमास्ता कौन होता था, एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था। मैनचेस्टर का आगमन, अब मैनचेस्टर क्या, कपड़े के उत्पादन का जो सेंटर होता है उसी को मैनचेस्टर कहते हैं। और उस समय की अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व का मैनचेस्टर ब्रिटेन हुआ करता था। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन के मशीनी कपड़ों ने भारतीय बाजार को प्रभावित किया और बुनकरों के पास कच्चा माल और बाजार दोनों की कमी हो गई। तो जो बुनकर थे हाथ से कपड़ा बनाते थे, मशीन के कपड़ों का मुकाबला कैसे हाथ के कपड़े कर पाएंगे। और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, पहले तो आप देखोगे 19वीं सदी में बिल्कुल मैनचेस्टर का जो है रौला है भारत में, भारतीय जो है भारतीय बुनकर इनके कपड़े चल ही नहीं रहे हैं। पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन बिजी हो गया वहां के कपड़ों को बनाने में, युद्ध सामान बनाने में, और भारतीय उद्योगों को मौका मिला कि अपना विकास कर सके। अगर हम उद्यमी और विज्ञापन की बात करें तो प्रारंभिक उद्यमी कौन था, भाई द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी टाटा। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया। और व्यापार किसका किया, अफीम का। इनके पास ढेर सारा पैसा है तो भारत में इन्होंने उद्योग लगाने शुरू किए। आगे आप देखोगे लघु उद्योग, जो छोटे पैमाने पर उद्योग लगाए जाते हैं उन्हीं को लघु उद्योग कहते हैं। और विज्ञापनों की भूमिका, अपने उद्योगों की प्रचार प्रसार के लिए लोग क्या करते थे, कैलेंडर इत्यादि बातें बांटते थे, उसमें देवी देवताओं की फोटो लगाते थे ताकि लोग उस उत्पाद को खरीदें और भरोसा कर सके इस पे। और स्वदेशी संदेश, विज्ञापन राष्ट्रवाद का माध्यम बन गया और संदेश दिया कि यदि आप भारत से जो है प्यार करते हैं तो स्वदेशी अपनाएं। ऐसे लोगों ने विज्ञापनों में करना शुरू कर दिया। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, इसके साथ ही एक चैप्टर और है इतिहास में जिससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते पर थोड़ा सा समझना होगा भाई, ये है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ होती है, चीन में। मुद्रण की सबसे पुरानी तकनीक वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी वो चीन में थी और यहीं से पूरे विश्व में गई। पर जापान में आप देखोगे 768 से 770 ईस्वी के आसपास मुद्रण शुरू हुआ। और पहली किताब कौन सी थी, डायमंड सूत्र। मार्को पोलो 1295 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान चीन से इटली में लेकर के गया। और पांडुलिपियां क्या थी, आप देखोगे हाथों से लिखी हुई किताबों को क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। इस बात को भी आप ध्यान से समझना, ठीक है। और धीरे धीरे किताबों की मांग बढ़ती गई और ये कितना आप हाथ से लिखोगे, पूरा कर ही नहीं पाओगे डिमांड को। अब इधर आप देखोगे गुटेनबर्ग और मुद्रण की क्रांति। तो योहान गुटेनबर्ग ने क्या किया, जर्मनी का था, इसने 1430 के दशक में प्रिंटिंग प्रेस मशीन बनाई। अब इसने पहली किताब प्रिंट करी, बाइबिल। और पढ़ने का जुनून धीरे धीरे, जब किताबें सस्ती हो गई, लोगों को मिलने लगी, तो लोगों में पढ़ने का जुनून आया और लोगों ने किताबों को पढ़ना शुरू किया। क्लियर है मेरे भाई? और आप देखोगे धार्मिक प्रभाव, और मार्टिन लूथर ने किताब लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस, 95 थीसिस, और धर्म सुधार आंदोलनों की बात करी। और यहीं से आप देखोगे कई सारे कॉन्सेप्ट को लोगों ने दिया, लोगों की बात सभी लोगों तक पहुंच पाई। कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था प्रिंटिंग प्रेस। क्लियर है मेरे भाई?
अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट आपके सामने भारत में मुद्रण संस्कृति और सुधार। कि भाई अगर हम लोग पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत पर इसका प्रभाव पड़ा, और क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, इसी की बात करेंगे। तो भारत में प्रिंटिंग का आगमन का वो 16वीं सदी में पुर्तगाली लेकर के आए थे, सबसे पहले गोवा में। और क्षेत्रीय भाषाएं पहले जो प्रिंटिंग की गई क्षेत्रीय भाषाओं में। और इसके साथ ही आप देखोगे जेम्स ऑगस्टस की 1780 में बंगाल गजट नामक जो है साप्ताहिक पत्रिका का इसने संपादन किया। और आप देखोगे धार्मिक सुधार के लिए लोगों ने इन पत्रिकाओं का प्रयोग किया। जैसे आप देखोगे 2 पत्रिकाएं देवबंद और हिंदू धर्म ग्रंथ भी बड़े पैमाने पर छापे गए। क्लियर है। इधर आप देखोगे समाज, महिलाएं और सेंसरशिप। तो महिलाएं जैसे देखोगे रस सुंदरी देवी ने गुप्त रूप से पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा आमार जीबोन को लिखा 1876 में। गरीब जनता को भी किताबें मिलनी शुरू हो गई क्योंकि किताबें सस्ती हो गई थी। और आप देखोगे पॉकेट बुक्स चौराहों पर बेची जाने लगी। और एक किताब आपने सुना होगा गुलामगिरी, जिसको लिखा था ज्योतिबा बाई फूले ने। प्रश्न कई बार रिपीटेड आया हुआ है। और इसके साथ ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पास हुआ। आयरिश आप देखोगे प्रेस कानून पर आधारित सरकार ने ऐसा बनाया था। और देखोगे भाषाई अखबारों को उसने प्रतिबंधित किया था, सेंसर करने की शक्ति मिली थी उसको। क्लियर है। और निष्कर्ष क्या मिलता है कि मुद्रण ने आप देखोगे मुद्रण ने संस्कृति के राष्ट्रवाद को जगाया और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की नींव डाली। तो मुद्रण का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो ये पूरे इतिहास का रिवीजन था जो कि हमने डन कर लिया लगभग 15 मिनट में। ठीक है। और ऐसे ही रिवीजन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।